Hello everyone, welcome back to NCERT Filter. So in our last video we have completed chapter 3 of NCERT History class 9th, and that was Nazism and the rise of Hitler. So today we will start with chapter 4, that is Forest Society and Colonialism. तो स्टार्ट करते हैं. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो एक इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ एंड द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज़. ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, या फिर आप कह सकते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी. ठीक है, फॉरेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा आदिवासी रहते हैं. ठीक है, तो उन कम्युनिटीज़ का, जो उनको ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहा जाता है, जो आदिवासी होते हैं. ठीक है, तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्या रिलेशन था फॉरेस्ट के साथ. ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे फॉरेस्ट के साथ क्या रिलेशन होता है, फॉरेस्ट से हमें चीज़ें प्रोवाइड होती, रिसोर्सेज प्रोवाइड होते, बस. ठीक है, लेकिन इन लोगों का क्या था, ये एक तरह से स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रखते थे फॉरेस्ट के साथ. ठीक है, इनका मानना था कि ये हमारे लिए देवता के समान है, भगवान के समान है फॉरेस्ट, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, खाने पीने के लिए, जीने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. तो इनका जो रिलेशनशिप था फॉरेस्ट के साथ, वो हमारी तरह सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि हाँ भाई बस चीज़ें मिल गई और सप्लाई मिल गया, बस हो गया. ठीक है, इन लोगों का एक बहुत डीप कनेक्शन था फॉरेस्ट के साथ. ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज़, और इसमें आप पढ़ेंगे कि जो इम्पैक्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो भी इन्वेंट होंगी आगे चल के, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा इन लोगों के ऊपर. अनकवर हाउ फॉरेस्ट सस्टेन्ड लोकल लाइवलीहुड्स एंड हाउ कॉलोनियल रूल ट्रांसफॉर्म दीज लैंडस्केप्स. ठीक है, उस और बढ़ेंगे आप कि कैसे ये जो लोकल लाइवलीहुड था, ठीक है, ये किस तरह से पूरा किया जाता था थ्रू फॉरेस्ट. ठीक है, मतलब लोग कैसे लोकली जो है फॉरेस्ट के थ्रू रहा करते थे, जिया करते थे, और कॉलोनियल रूल जो था वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर देगा फॉरेस्ट के लैंडस्केप्स को. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं स्लाइड 1 से. हाउ फॉरेस्ट सस्टेन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़. अब पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो फॉरेस्ट थे वो लोकल कम्युनिटीज़, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को सस्टेन करते थे. ठीक है, लाइवलीहुड सोर्स. फॉरेस्ट प्रोवाइडेड ए डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज, टिम्बर, फायरवुड, फूड, मेडिसिन्स दैट सस्टेन लोकल कम्युनिटीज़. ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट से हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, तरह तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं. उनसे हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड होती है, हमें फूड प्रोवाइड होता है, हमें शेल्टर प्रोवाइड होता है. ठीक है, फायरवुड जो खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ होती है वो हमें प्रोवाइड होता है. तो एक तरह से आप कह लीजिए कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी इसेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें फॉरेस्ट के थ्रू ही प्राप्त होते हैं. ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस. Forest held deep spiritual and cultural meaning, shaping the identity and traditions of indigenous groups. तो cultural significance में क्या आ जाएगा, जो मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी थी. ठीक है, कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ थी, इन लोगों का क्या था, एक डीप कनेक्शन था, एक डीप रिलेशनशिप था विद फॉरेस्ट. ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था इनका फॉरेस्ट के साथ. ओके, देन आ जाएगा इकोसिस्टम services. Forest regulated water flows, maintained soil fertility and provided habitats for wildlife that communities depended on. ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस किसकी वजह से रहता है, फॉरेस्ट की वजह से रहता है. ठीक है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की वजह से. तो अब आप खुद सोचिए, जब फॉरेस्ट होंगे तभी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, तो दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं, और इन्हीं दोनों से मिलके क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है. तो ये सब यूजेस आप जानते हैं फॉरेस्ट के, कि फॉरेस्ट के थ्रू क्या होता है, वाटर रेगुलेट रहता है. ठीक है, देन सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है एंड प्रोवाइडेड हैबिटाट्स फॉर वाइल्ड लाइफ. जो वाइल्ड लाइफ्स होते हैं वो भी हमें कहाँ मिलते हैं, जंगलों में ही मिलते हैं. ठीक है, देन सोशल स्ट्रक्चर्स.
Forest-based livelihoods fostered strong social cohesion and egalitarian power structures within traditional societies. ठीक है, तो अब ये जो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है ये क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोशल कोहिशन भी जो है प्रोवाइड करते हैं किनको, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को. ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक पावर स्ट्रक्चर है किसके लिए, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के लिए. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज स्लाइड नंबर 3. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप्स. फर्स्ट हो जाएगा इसमें कमर्शियलाइजेशन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट लैंडस्केप्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए, जिसमें कि पहला हो जाएगा कमर्शियलाइजेशन. Forests were increasingly viewed as source of commercial timber and revenue, leading to large scale extraction. ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेस्ट को जो है किस तरह से देखा गया, इसको देखा गया एक कमर्शियल यूजेज के लिए. ठीक है, कमर्शियल मतलब कि जिससे आप जो है क्या कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो अब फॉरेस्ट को जो है इस नज़रिए से देखा जाने लगा. ठीक है, एंड रेवेन्यू लीडिंग टू लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड होते थे फॉरेस्ट से, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स था टिम्बर. ठीक है, तो अब क्या होगा, आगे चल के जो कॉलोनियल पावर्स होंगे इनको टिम्बर की ज़रूरत होगी और उस टिम्बर का जो है इतना एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ किस लिए रह जाएंगे, कमर्शियलाइजेशन पर्पस के लिए रह जाएंगे. ठीक है, देन सेकेंड हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Building of roads, railways and settlements to facilitate resource extraction and settlement disrupted forest ecosystem. ठीक है, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी क्या होगा, फॉरेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. ठीक है, अब आपको भी पता है कि जो भी हाईवेज़ बनते हैं, ठीक है, या फिर रेलवेज़, रोड्स, रेलवेज़ की पटरियाँ बिछाने के लिए, ठीक है, रोड्स बिल्ड करने के लिए, इन सब के लिए, इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, हमें लंबा एक बहुत चौड़ा एरिया चाहिए होता है. ठीक है, और वो एरिया जो है क्या होता है, हमें फॉरेस्ट को काट के ही मिलता है. ठीक है, तो फॉरेस्ट को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है. ठीक है, उस जगह पर फिर ये रोड्स और रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो किनका करना पड़ता है, फॉरेस्ट का करना पड़ता है. ठीक है, जो कि क्या करता है, डिस्टर्ब करता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी. देन आ जाएगा कन्वर्जन टू प्लांटेशंस. ठीक है, डाइवर्स फॉरेस्ट लैंडस्केप्स वर रिप्लेस्ड बाय मोनोकल्चर प्लांटेशंस ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल ट्री स्पीशीज. ठीक है, अब क्या होगा, आप देखेंगे प्लांटेशंस. ठीक है, फॉरेस्ट्स को क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्लांटेशंस में. ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी. ठीक है, जैसे कि जो कि कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल टी ले लीजिए, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया. ठीक है, और पीनट्स हो गए. ठीक है, पोटैटोज़ हो गए. तो ये क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. ठीक है, जो एक एक करके जो प्लांट्स लगाए जाते हैं और उनसे हमें क्या होता है, फ्रूट प्रोवाइड होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है. ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं कि जो है जंगलों में बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो वो फॉरेस्ट हैं उनके ट्रीज़ को कट कर देंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, प्लांटेशन की टेक्निक को अप्लाई करेंगे और उसमें क्या होगा, उससे जो है प्लांटेशन से इनको जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड होगा उसको ये बाज़ार में बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे. ठीक है, तो ये कन्वर्जन टू प्लांटेशन भी क्या करेगा, फॉरेस्ट की लैंडस्केप्स को ट्रांसफॉर्म करेगा. देन आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यहाँ स्टार्ट करते हैं हम इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़. ठीक है, तो गाइज़ एक तरह से आप कह लीजिए कि जो लास्ट 3 स्लाइड्स थी वो क्या था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़. ठीक है, अब क्या होगा, कॉलोनीज़ फॉर्म होंगी. ठीक है, कॉलोनीज़ बनाई जाएंगी थ्रू कॉलोनियल्स. ठीक है, और वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे जो कि वहाँ के लोगों को, फॉरेस्ट के पीपल को माननी पड़ेंगी. ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि कौन सी थी ये कॉलोनियल पावर्स, कहाँ से आई थी और ये जो कॉलोनीज़ फॉर्म की जा रही थी वो किस कंट्री में की जा रही थी.
ठीक है। तो ये जो हम जिन भी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं गाइस, वो फॉरेस्ट हो जाएंगे, वो फॉरेस्ट मिलेंगे हमें कहाँ, इंडिया में। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिनको कि क्या कर दिया जाएगा, कमर्शलाइज्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कॉलोनियल पावर्स के थ्रू उन पर क्या किया जाएगा, अपना राइट एक तरह से क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़। अब जो भी इन कॉलोनियल पावर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाई थी उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था फॉरेस्ट्स पे और वहाँ के ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ पे। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज़ का एक्सक्लूजन होगा। ठीक है, फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी डिनाइंग ट्रेडिशनल राइट्स एंड एक्सेस फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। तो अब क्या बोला जाएगा कि जो है जो भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उन पर क्या है, उन पर स्टेट का राइट है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट हैं ये अंडर स्टेट प्रॉपर्टी आते हैं। ठीक है, तो कोई भी लोकल पीपल या फिर कोई भी लोकल कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट को अब यूज़ नहीं कर सकती अपने किसी भी पर्पस के लिए। डिनाइंग ट्रेडिशनल राइट्स एंड एक्सेस फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, और बोला गया था ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर कह सकते हैं आप ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को बोल दिया गया था साफ साफ कि अब उनका कोई भी अधिकार नहीं है स्टेट उस पर, फॉरेस्ट पर। ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो अंडर आ गए हैं स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब उनका कोई भी एक्सेस, वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे हैं इन फॉरेस्ट पर। ठीक है, देन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। Colonial administrations implemented top-down policies that prioritize commercial timber extraction over local needs। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टिम्बर का बहुत लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन किया जा रहा था। ठीक है, इस टिम्बर को ये लोग यूज़ करते थे जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके स्लीपर्स बनाने के लिए। तो उन स्लीपर्स को बनाने के लिए क्या करते थे, ये टिम्बर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे और फिर उनको एक्सट्रैक्ट करते थे। तो अब एक तरह से आप कह लीजिए कि जो फॉरेस्ट थे वो टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए ही यूज़ किए जा रहे थे। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है पूरा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इन लोगों ने क्रिएट कर लिया था। ठीक है, लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। लोगों को साफ बोल दिया गया था कि जो है फॉरेस्ट पर आपका कोई भी हक नहीं है। ठीक है, देन कमर्शलाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फॉरेस्ट वर मैनेज्ड सोली फॉर for revenue generation leading to unsustainable and exploitative practices। ठीक है, अब जो फॉरेस्ट थे उनको क्या कर लिया गया था, उनको एक तरह से सिर्फ ज़रिया बना दिया गया था, मीडियम बना दिया गया था किसका, रेवेन्यू जनरेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है रेवेन्यू क्रिएट कर पाएँ, किससे, रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, किससे, फॉरेस्ट से, लीडिंग टू अनसस्टेनेबल एंड एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अब अंडर अनसस्टेनेबल और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में जो भी नेचुरल चीज़ें थी अब उन सबको जो है काट दिया जा रहा था, क्लीन कर दिया जा रहा था और जो है क्या किया जा रहा था, कमर्शलाइजेशन को एक्सपेंड किया जा रहा था और जो भी कमर्शलाइज्ड क्रॉप्स होती हैं उनको क्या किया जा रहा था, ग्रो किया जा रहा था इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सप्लॉइट करना हुआ किसको, फॉरेस्ट को। ओके, देन फोर्थ हो जाएगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इससे आप जाहिर है अब आप देखेंगे कि जो नेचुरल एक बैलेंस चल रहा है फॉरेस्ट में, ठीक है, उस चीज़ में अगर आप इंटरफेयर करेंगे, आप जो भी नेचुरल हैबिटाट है उसको आप क्लीन कर देंगे, उसको आप एक्सप्लॉइट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एनवायरमेंट डिग्रेड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, unchecked commercial logging and land use changes resulted in the destruction of forest habitats and biodiversity। ठीक है, तो यही वो सब चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई दी है। ठीक है, जो ये एक्सेसिव लैंड यूज़ किया जाएगा, सबको जो है एक कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाएगा, तो लेटर क्या होगा कि फॉरेस्ट का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में साइड में, सॉरी,
ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग कौन है, ये क्या है, ट्रेडिशनल या फिर कह सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही हैं जो कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो है क्या कर रही हैं, एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप कह सकते हैं कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, इन लोगों ने कुछ बैनर्स तैयार किए हैं, इनको लेके ये लोग खड़े हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, एक तरह से प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज़, ठीक है। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को समझ आया होगा, और इसके बाद के स्लाइड्स हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए। तो यहाँ तक अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और जो है बेटर होगा कि पहले आप बुक खोलें, चैप्टर 4 खोलें, ठीक है, लाइन टू लाइन जो है उसको पढ़ें, और बाकी आपको एक आइडिया जो कोर है चैप्टर को वो मिल चुका है। तो अगर आप इस वीडियो के साथ पढ़ेंगे, इस वीडियो की से लिंक करके पढ़ेंगे चैप्टर को, तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे आप। तो यस, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो या कोई भी चीज़ समझना है, कोई भी पॉइंट समझना आया हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।